Hello student, welcome back to Nishan's classes online tutorial. Hello student, this is Naveen Borudia, Biology faculty of Nishan's classes कोटा राजस्थान। आज हम चैप्टर नंबर 21 इंटेगुमेंटरी सिस्टम का लास्ट टॉपिक त्वचा के कार्य को डिस्कस करेंगे। त्वचा के विभिन्न कार्य होते हैं, जैसे कि पहले कार्य हम लोग लेते हैं शरीर की सुरक्षा करना। हमें पता है कि त्वचा हमारे शरीर का बाह्य आवरण होता है और इसमें उपस्थित पहला स्तर एपिडर्मिस जो होता है वो सबसे भारी स्तर होता है, जिसको अधिचर्म बोला जाता है। ये थोड़ा सा कठोर होता है। यह हमारे शरीर की त्वचा या रगड़ खाने से या कहीं धक्का लग जाने से या कहीं भी चोट लगने से छोटी मोटी यह अधिचर्म हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। इसके अलावा मैंने बोला था कि चर्म में उपस्थित एक स्तर होता है, अधिचर्म में उपस्थित जो अंदर से बाहर की ओर जब हम लोग 5 स्तर को पढ़ते हैं तो उसमें सेकंड स्तर था शूल स्तर, जिसके अंदर लैंगरहैंस कोशिकाएं उपस्थित थी। वो कोशिकाएं जो है वो हानिकारक बैक्टीरिया या रोगकारक जो भी होते हैं उनको अंदर आने से रोकती है। तो शरीर की सुरक्षा में एपिडर्मिस का सेकंड स्तर यानी शूल स्तर भी यहाँ पर उत्तरदायी होता है हमारी शरीर की सुरक्षा करने में। तो ये बाहर से आने वाले कृमियों, फफूंद, जीवाणुओं, जितने भी हानिकारक रोगकारक होते हैं उनको आने से शरीर के अंदर रोकती हैं। इसके अलावा हमारे चर्म में कुछ संरचनाएं होती हैं जो व्युत्पन्न होती हैं, जैसे रोम और नाखून। ये भी हमारे शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करने में सहायता करते हैं। इसके अलावा प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश से आने वाली यूवी रेज से भी हमारी ये रक्षा करती है। इसके बाद अगर दूसरा कार्य लेते हैं कि यह शरीर का ताप नियंत्रण करती है। हमें पता है कि हमारी जो शरीर की त्वचा होती है इसमें डर्मिस वाले भाग में ही अधिकतर ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो त्वचा की ग्रंथियां, जिसमें पहली ग्रंथि है स्वेट ग्लैंड यानी कि पसीना ग्रंथि, यह पसीना को स्रावित करके हमारे चर्म के तापमान को नियंत्रित करने में हमारी सहायता करती है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि हाइपोडर्मिस सबसे लास्ट स्तर जो था, हाइपोडर्मिस के अंदर वसीय ऊतक पाए जाते हैं जो कि शरीर के अतिरिक्त ऊष्मा जो होती है उसको बाह्य स्रावित होने से रोकती हैं, यानी कि हमारे शरीर की ऊष्मा की हानि को ये रोकती हैं और हमारे शरीर का तापमान बनाए रखने में हमारी सहायता करती है। इसीलिए बोला जाता है कि मानव जो है एक समतापी यानी आइसोथर्मिक होता प्राणी है, जिसका तापमान हमेशा नियत रहता है, यानी कि ठंड हो या सर्दी हो, लेकिन हमारे शरीर का तापमान हमेशा 98.4 डिग्री फेरेड या 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। इसमें ये दोनों ग्रंथियां जिसमें से एक ग्रंथि है श्वेत ग्लैंड और दूसरा है वसीय स्तर, ये दोनों इसमें हेल्प करते हैं। और इन दोनों का कंट्रोल यानी तापमान नियमन का जो कार्य करता है हमारे शरीर का, वो हमारे ब्रेन में उपस्थित हाइपोथैलेमस में एक ताप स्थायी केंद्र होता है, उसके द्वारा हमारे शरीर का तापमान कंट्रोल होता है। इसके बाद थर्ड कार्य देखे तो हमारे शरीर को सुडौलपन प्रदान करती है, क्योंकि स्किन में मैंने बोला था कि जो हाइपोडर्मिस थर्ड पार्ट जो होता है, थर्ड स्तर, तीसरा स्तर सबसे आंतरिक, जिसमें वसीय ऊतक यानी ये फैटी होता है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से हमारी स्किन को एक सुडौलपन मिलता है, यानी कि शरीर का आकृति प्रदान करती है। त्वचा का एक अगला कार्य जो है अगर हम लोग ले तो ये एक खाद्य संग्रह का काम भी करती है, क्योंकि हमारा जो आंतरिक स्तर है त्वचा का सबसे, जिसको हाइपोडर्मिस या वसीय स्तर बोला था, इनके वसीय ऊतकों के अंदर वसा का संचय होता है। यानी हमारा जो खाद्य है ये इसमें जो वसा के रूप में जो खाद्य, अतिरिक्त खाद्य जो है वो वसा के रूप में इसी वसीय ऊतक स्तर के अंदर संग्रहित रहता है। यानी कि हम जो खाना खा लेते हैं उसके बाद बचा जो फैटी एसिड होता है हमारे खाने के अंदर, उसका संग्रह जो है वो इसी वसीय स्तर में वसीय ऊतकों के अंदर होता है और वसा के रूप में ही होता है। यानी कि त्वचा जो है खाद्य संग्रह करने का कार्य भी करती है। इसके अलावा हमारी त्वचा जो है वो जो उपयोगी पदार्थ होते हैं इनके स्त्रावण में भी सहायता करती है। उपयोगी पदार्थ जैसे कि तेल ग्रंथियां यानी सीबेसिस ग्रंथि थी, जो तेलीय रूपी संरचना जो होती है, तेल जो है वो स्त्रावित करती है, जिससे हमारी सतह और रोम जो है चिकने बनाए रहते हैं। इसके अलावा दूसरी ग्रंथि थी जिसको सीरोमिनस ग्रंथि कहा था, जो कि अंतःकर्ण नाल के अंदर उपस्थित थी त्वचा के अंदर,
जो कि वैक्स यानी कि सीरुमन जो है पदार्थ वो स्रावित कर रही थी, जिसे हम कान के मेल के रूप में जानते हैं, जो कि हमारे डर्म यानी कि कान के पर्दे की सुरक्षा करती है। तो इसके सिक्रेशन में भी इसका योगदान हो गया। थर्ड जो है वो ग्रंथि आती है सीबेसियस ग्रंथि, उसके तेल ग्रंथि बोलते हैं। मैंने बोला था कि इसके अंदर प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का निर्माण होता है, यानी विटामिन डी का सिक्रेशन या निष्कासन या स्त्रावण में भी ये सहायक होते हैं। तो ये कुछ पदार्थ हैं जैसे कि तेल है, कर्णमोम है। इसके अलावा एक मेमरी ग्लैंड होती है, दूध का स्त्रावण करती है। बच्चा इसको जब प्रसव के बाद जब बच्चा उत्पन्न होता है तो उसको पोषण के लिए मेमरी ग्लैंड से ही दूध स्रावित किया जाता है। तो ये ग्रंथि मिल्क यानी दूध का स्रावण करती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ हैं जो हमारे शरीर से स्रावित किए जाते हैं, जिसमें से सीबेसियस ग्लैंड विटामिन डी और तेल का स्रावण कर रही है। कर्णमोम जो है यानी वैक्स जो है वो सीरोमिनस ग्लैंड के द्वारा स्रावित हो रहा है, और सीबेसियस ग्लैंड के द्वारा विटामिन डी का भी स्रावण किया जा रहा है, और मेमरी ग्लैंड के द्वारा दूध स्रावित किया जा रहा है। तो कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ है जो कि हमारे शरीर के द्वारा यानी त्वचा के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। त्वचा उत्सर्जन का कार्य भी करती है। यह श्वेत ग्लैंड जो त्वचा के अंदर उपस्थित होती है यानी चर्म भाग में, इसमें लवण पाए जाते हैं, CO2 पाई जाती है, यूरिया, ये कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। तो लवण जो अतिरिक्त लवण होते हैं और जो खून के द्वारा छन के आने वाले जो अतिरिक्त लवण होते हैं वो पसीने के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो ये एक हानिकारक जो भी हैं, उनके पसीने के साथ साथ कुछ हानिकारक पदार्थ भी जो होते हैं या जीवाणु वगैरह होते हैं वो भी स्रावित कर दिए जाते हैं। तो ये स्किन जो है उत्सर्जन का कार्य भी करती है। इसके अलावा लोकोमोशन यानी गमन में भी सहायक होती है, क्योंकि मैंने बोला था कि इसके अंदर कोलेजन और इलास्टिन फाइबर पाए जाते हैं त्वचा के अंदर एपिडर्मिस में। तो इलास्टिक यानी लचीलापन होने के कारण ये गमन में सहायक होती है। इसके अलावा है कि ये गमन में सहायक होने के साथ साथ कंकाल के निर्माण में भी सहायक होती है, यानी त्वचा की जो डर्मिस वाला भाग है, जो सबसे मोटा स्तर होता है जिसको चर्म कहते हैं, इसके अंदर जो संयोजी ऊतक पाई जाती है, ये संयोजी ऊतक मिलकर कलाजात अस्थियों का निर्माण करते हैं। कलाजात यानी मेम्ब्रेनस बोन यानी पतली झिल्ली नुमा बोन यानी हड्डियां या अस्थियों का निर्माण करती है। ये मेम्ब्रेनस बोन कहाँ पाई जाती है? देखो, जो स्किन की चर्म के संयोजी ऊतक द्वारा निर्माण हो रहा है। एक तो हमारे फेस यानी चेहरे पर जो कंकाल पाए जाते हैं वो मेम्ब्रेनस बोन ही होती है, कलाजात अस्थियां। और दूसरा स्कल यानी हमारी खोपड़ी जो होती है, इसका निर्माण भी जो है वो चर्म में उपस्थित संयोजी ऊतक से ही होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कार्य लिए तो अवशोषण का कार्य करती है। हमें पता है कि जब हम लोग तेल की मालिश करना या फिर कभी दर्द होता है तो पेन रिलीफ जेल लगाना, इनको जब त्वचा पे रगड़ा जाता है तो ये हमारी त्वचा के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, क्योंकि ये त्वचा जो है वो इन चीजों के लिए पारगम्य होती है और इसके ऊपर उपस्थित छिद्र के द्वारा इन्हें अवशोषित कर लिया जाता है और अंदर चर्म में उपस्थित संयोजी ऊतकों को और रक्त कोशिकाओं को प्रदान कर दिया जाता है। इसके अलावा है उद्दीपन ग्रहण करना, यह भी त्वचा का एक कार्य है। त्वचा के अंदर डर्मिस यानी चर्म भाग जो होता है, इसके अंदर विभिन्न संवेदन पाए जाते हैं, यानी तंत्रिका तंतु पाए जा रहे हैं। मैंने बताया था आपको कि चर्म के अंदर जो 2 स्तर होते हैं, जिसमें रेटिकुलर यानी जालिका स्तर होता है, उसके अंदर संवेदन पाए जाते हैं तंत्रिका तंतु, जो कि संवेदनाओं के प्रति यानी हमें जब चुभन होना, ताप वगैरह, ठंड, इनका सबका ज्ञान कराते हैं, यानी उद्दीपन का काम करते हैं। इसके अलावा त्वचा दांतों के कुछ भाग का निर्माण भी करती है। दांतों में एक भाग होता है पल्प, जिसका निर्माण चर्म या डर्मिस के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट कार्य लैंगिक आकर्षण, जैसे कि हमारी त्वचा पर बाल होते हैं, इसके अलावा हमारी त्वचा का रंग जो कि मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है। और इसके अलावा एक ग्रंथि थी जो हमने पढ़ा था, मूलाधार ग्रंथि इसको बोला था। मूलाधार ग्रंथि का एक दूसरा नाम था जिसको बोला था हमने वक्षण ग्रंथि। मूलाधार और वक्षण वाले भाग में यह स्थित होती है। मैंने बोला था गुदा और मूत्रजनन मार्ग के बीच स्थित जो क्षेत्र होता है वही वक्षण क्षेत्र होता है, उसी के अंदर ये ग्रंथि उपस्थित होती है। इस ग्रंथि को हमने सेंट ग्रंथि या गंध ग्रंथि बोला था, क्योंकि इस ग्रंथि के द्वारा एक गंधनुमा बहुत ही तेज गंध वाला पदार्थ स्रावित किया जाता है, जो कि विपरीत
लिंगों को आपस में आकर्षण करने का काम करती हैं। इसके अलावा था नेक्स्ट कार्य जो है वो है पुनरुद्भवन या रीजनरेशन, यानी कि हमें जब चोट लग जाती है, घाव होता है, तो त्वचा की जो कोशिकाएं हैं, स्पेशली त्वचा की अधिचर्म, ये अधिचर्म की कोशिकाएं बहुत जल्दी वृद्धि करती हैं, बहुत तेज विभाजन होकर उस घाव को भरने में सहायक होती हैं। तो हमारे घाव वगैरह भरना, चोट को ठीक करना, ये पुनरुद्भवन का कार्य है, क्योंकि वापस ठीक हो जाना, वापस वैसा ही बन जाना, इसे बोलते हैं पुनरुद्भवन। तो त्वचा पुनरुद्भवन का कार्य भी करती है। तो त्वचा की ये बहुत सारे कार्य जो अकेली त्वचा करती है, इसमें बहुत तरह के कार्य आ गए, तो इसीलिए महत्वपूर्ण कार्य करती है और विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। तो इन विभिन्न प्रकार के कार्य करने के कारण ही त्वचा को हम लोग हर्फनमोला अंग या जैक ऑफ द ट्रेड्स भी कहा जाता है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स या हर्फनमोला अंग, ये यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए पढ़ लीजिए। हर्फनमोला अंग या जैक ऑफ ट्रेड्स भी इसको कहा जाता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के कार्यों को अकेली ही परफॉर्म करती है। तो आज इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था। ये चैप्टर इंटेगुमेंट्री सिस्टम आज खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।